Hello my dear students, I'm back with my video number 7 because 90 plus revision then do only for 15 days of revision। अब तो आपके पास 15 डेज भी नहीं रहे हैं, आज से आपके पास केवल 7 दिन बचते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएसटी, जो कि एज ओनली आपके सिलेबस में नहीं है, एक देखा जाए तो जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। क्लियर? तो आइए इस वीडियो में हम टोटली जीएसटी पर ही फोकस रहने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब, एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग बाय सिमरन अग्रवाल। क्लियर योर बेसिक्स ऑफ कॉमर्स विद मी एंड ऑल्सो गेट अपडेट्स अबाउट स्कॉलरशिप एंड न्यूज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस। To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. जीएसटी, पूरी वीडियो का फोकस किस पर? ओनली जीएसटी, ना कि आपके केवल 8 मार्क्स के चैप्टर के अकॉर्डिंग, बल्कि आपके बेसिक के अकॉर्डिंग। क्लियर? क्योंकि आरबीएससी के स्टूडेंट्स जीएसटी 12th में पढ़ते हैं, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि टॉपिक किसका है देखा जाए बेसिकली तो अकाउंटेंसी का। क्लियर? तो हम यहाँ पर मैं आपका टोटल बेसिक क्लियर कर दूँगी, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। क्लियर? दूसरी बात मैं बता दूँ, जिन बच्चों को केवल क्वेश्चन आंसर से मतलब है कि बस हमें तो इतना ही देखना है क्वेश्चन आंसर, वो इस वीडियो को हाफ होने के बाद देखना। बट जिसको साथ में चलना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होते जाए, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए, वो बच्चा स्टार्टिंग टू एंड तक इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करें। व्हाट इज जीएसटी? ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में बोले तो माल एवं सेवा कर। दूसरी बात, ये सिंगुलर नहीं है, ये गुड एंड सर्विस नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ओके, अब पहले ये तो जान लें हम कि जीएसटी की बात हमने कर ली, क्या माल एवं सेवा कर। और ये कर क्या होता है? कर का अर्थ है किसी वस्तु, सेवा या आय या क्रिया पर लगाया गया शुल्क, और ये शुल्क कौन रिसीव करता है? या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। क्लियर? अब बच्चे पूछेंगे मैम टैक्स क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल, क्यों लगाया जाता है ये मैं बता देती हूँ आपको। ये जो मेट्रो में आप सफ़र कर रहे हो, इतने बड़े बड़े हाईवेज पर आप क्या कर रहे हो, अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे हो, जो ब्रिजेस हैं, ठीक है, ये सब किसके, कौन बनवाता है? ये गवर्नमेंट बनवाती है। कैसे बनवाती है? किसके पैसे से? कर, टैक्स के पैसे से, क्योंकि जो गवर्नमेंट का मेन सोर्स है इनकम का, वो क्या है? टैक्स। ओके, इसलिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स। देखो, जीएसटी तो बाद में आया, पहले क्या था? 2 तरीके के कर होते थे, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? नाम से चल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कर किस पे लगता था? साफ पता चल रहा है, प्रत्यक्ष कर यानी कि जिस पर लगा उसी ने दिया। प्रत्यक्ष हुआ ना, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आमना सामने एक तरीके से, तो जिस पर टैक्स लगा उसी ने चुकाया, तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर क्या हो गया? जिस पर लगाया, ठीक है, उसने नहीं चुकाया, किसी और ने चुकाया। अब ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो एग्जाम्पल समझो। प्रत्यक्ष कर में क्या आता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, यानी कि आपकी सैलरी कितनी? 10 लाख साल की। कमा कौन रहा है? आप खुद कमा रहे हो, तो टैक्स भी कौन देगा? 10 लाख पर आप खुद। वहीं आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने गए, ठीक है, मम्मा ने प्रॉमिस किया भाई बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, मैं आपको क्या दिलवाऊंगी? मोबाइल फ़ोन दिलवाऊंगी। आप मार्केट में लेने गए फ़ोन, ठीक है, अब आपने क्या करा? उसने आपको बिल दिया, बिल पर क्या था? प्राइस था मोबाइल का, और नीचे क्या लिखा हुआ था? टैक्स। टैक्स आपने किसको दिया? शॉपकीपर को। ठीक है, गवर्नमेंट को तो नहीं दिया ना, किसको दिया? शॉपकीपर को। अब गवर्नमेंट को कौन देगा? शॉपकीपर। ठीक है, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। वसूला तो आपसे ही गया, पर वो आपने सीधे गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने पहले दिया शॉपकीपर को, अब शॉपकीपर देगा गवर्नमेंट को, जबकि प्रत्यक्ष कर आपने सीधे सीधे गवर्नमेंट को दिया। क्लियर? जीएसटी क्यों लगाया गया? मैम क्या ज़रूरत पड़ी जीएसटी लगाने की? हम पहले भी तो 2 कर काम कर रहे थे ना, आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स काम कर रहा था। तो देखो जीएसटी भी आपका क्या है? जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। पर पहले कैसा ढांचा था अपने यहाँ का, यानी इंडिया में किस तरह का टैक्स स्लैब था? सेंट्रल टैक्स, केंद्र सरकार का अलग टैक्स, स्टेट का अलग टैक्स, यानी कि हर राज्य अपना अलग टैक्स लेगा, सरकार, केंद्र सरकार अलग लेगी। भाई कितने टैक्स दोगे? कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा? सेंट्रल कौन कौन सी लेगी? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीई, सरचार्ज, सेस, ठीक है, और स्टेट क्या लेगी? वैट, सीएसटी, परचेज, लग्जरी टैक्स, ये सब। आई बात समझ में? ऐसे कुल मिला के
स्टेट के पास तो थे टोटल 20 टैक्स और सेंट्रल के पास थे टोटल 15 टैक्स। अब ये तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कचरा हो गया एक तरीके से देखा जाए तो फिर क्या जरूरत पड़ी, एक ही प्रकार का कर लगाओ जो पूरे राष्ट्र में लागू हो, यानी कि वन टैक्स वन नेशन। तो क्या लेकर आए, जीएसटी। अब जीएसटी क्यों लेकर आए, देखो एक टैक्स, एक्साइज टैक्स, एंट्री टैक्स जैसे टैक्स खत्म हो गए, एक ही रेट पूरे इंडिया में, क्या हर सर्विस पर और हर प्रोडक्ट पर एक ही तरीके की टैक्स की दर जारी होनी चाहिए। दोहराव खत्म हो गया, एक प्रोडक्ट पर एक ही बार टैक्स लगेगा, एक ही रिटर्न भरनी पड़ेगी, जो व्यापारी वगैरह इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने सुना हो ITR वर्ड होता है, वो एक ही भरनी पड़ेगी, खर्चा घट गया। एक टैक्स होने से तमाम सरकारी विभागों की जरूरत खत्म हो गई। पहले 20 टैक्स तो स्टेट के, 15 टैक्स सेंट्रल के, तो ऑफकोर्स सी बात है कानूनी दाव पेच तो होंगे, सरकारी काम भी बढ़ेगा। तो इतनी सारी मंत्रणा करने के लिए क्या हुआ, आपका जीएसटी लगाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके क्या कि जीएसटी क्यों लगाया गया, ठीक है। तो आप ये लिखोगे जो आपके बुक वाला है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था को देख के यहाँ पर करों की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के मध्य संतुलन बिठाने के उद्देश्य से क्या किया गया, जीएसटी लागू किया गया। अपने साथ पेन पेपर लेके जरूर बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले वो आप लिखते रहना। दूसरी बात, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आरबीएससी के स्टूडेंट सरप्राइज वीडियो जो मेरे प्लेलिस्ट में है उसको देखना ना भूलें, वरना आप एक बहुत अच्छा चांस मिस कर दोगे, ठीक है। वन टैक्स वन नेशन, जीएसटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो भी बताऊंगी पर अगली स्लाइड में। जीएसटी 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ। देखो कोई भी जो बिल होता है ना, संशोधन जब पारित होता है, कोई बिल होता है तो वो लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में, और फिर क्या करता है राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमोदन देते हैं, उसके बाद वो कहीं पर यानी कि भारत में लागू होता है। भारत में लागू कब से हुआ, ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। क्वेश्चन क्लियर। 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि भारत में कोई भी अधिनियम लागू होता है तो वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको पता है एक विवादित जगह है। पर जम्मू कश्मीर में भी वर्तमान में जीएसटी लागू होता है और जम्मू कश्मीर क्या है, जीएसटी को फॉलो करने वाला सबसे अंतिम राज्य है। और सबसे पहले कौन सा था, असम था। जीएसटी का संशोधन कौन सा है संविधान का, जीएसटी 101वें संशोधन के तहत आता है, तो उसको शगुन के नाम पे याद कर लो, जीएसटी 101। क्लियर। कौन से संशोधन के तहत हुआ ये, 101। अब जीएसटी से आशय, जीएसटी एक तरह का मूल्य संवर्धित कर है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि देखा जाए तो क्या है ये आपके वेट, ओके, मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स, जो एक बहुस्तरीय कर है, यानी कि ये हर स्तर पर लगाया जाएगा, जो किसी वस्तु या सेवा की विक्रय के प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। यानी कि फैक्ट्री का जो ओनर है उसने कच्चा माल लिया 1000 का मान लो, अब वो उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा, फिर रेट बढ़ाकर बेचेगा, मान लो 1100 का बेचा, फिर वो किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास, उसने अपना पैसा लगा दिया 1200, और उसके बाद जो रिटेलर होता है उसने क्या कर दिया उसी चीज़ को 1300, तो 1000 पे भी टैक्स लगेगा, 1100 पे भी लगेगा, 1200 पे भी लगेगा, क्लियर, और 1300 पे भी लगेगा, यानी कि क्या हो गया आपका मूल्यवर्धित कर। जीएसटी में कौन कौन से कर आते हैं, अच्छे से बच्चों को तो मालूम चली गया होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी जो क्या होते हैं, राज्य के अंदर व्यापार, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जयपुर जोधपुर के बीच में होता रहे, जयपुर उदयपुर, जयपुर दौसा, ठीक है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो किसके रहे अंदर, ये राजस्थान के अंतर्गत ये हो रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना, यहाँ पर अगर आप बात करो तो जैसे एमपी और यूपी के मध्य में कोई व्यापार हुआ हो, आई बात समझ में, या फिर राजस्थान असम के मध्य कोई व्यापार हुआ हो, तो ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि 2 राज्यों में व्यापार। देखो आईजीएसटी एक प्रकार का देखा जाए तो टैक्स नहीं है, ये केवल ये ध्यान रखता है कि 2 राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है, अंत में चुकाना तो एस और सीजीएसटी ही है, लेकिन बस ये ध्यान रखने के लिए बनाया गया है कि 2 राज्यों के मध्य में व्यापार हो रहा है। क्लियर। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंगली समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखो, सीजीएसटी पता ही चल रहा है केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल, ठीक है, और एसजीएसटी राज्य सरकार के द्वारा।
कोई भी बिल लोगे अगर आप, तो उसमें आपको एक साथ नहीं मिलेगा, हमेशा अलग अलग मिलेगा। ये एक रेस्टोरेंट का बिल है, अब इसमें देखो जीएसटी है, CGST 9% है और SGST भी 9% है। क्लियर, दोनों 9 है। CGST चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और SGST चला जाएगा राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। कभी भी नोटिस करना, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, ठीक है, तो हो सकता है आपका जो सेलर है वो राजस्थान के अंदर का ही है, तो आपके बिल पर हमेशा क्या लिखा आएगा भाई, SGST और CGST। पर मान लो आपने जिस सेलर से खरीदी, मान लो वो कहाँ का था, मुंबई, तो आपके बिल पर SGST और CGST लिखा नहीं आएगा, वहाँ लिखा आएगा आपके IGST। क्लियर, ध्यान रखना, कभी भी नोटिस करके देखना बिल को। ओके, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है, अनुच्छेद 269A। अब मैंने कहा था कि GST डेस्टिनेशन टैक्स क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किस पर लगता है, जिस राज्य में वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग हुआ है ना, उस राज्य के अंतर्गत ही टैक्स लगाया जाता है। मान लो राजस्थान में कोई चीज़ बनी और वो कहाँ चली गई, वो चली गई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मान लो कोई भी सिटी ले लो, ग्वालियर, ग्वालियर के पर्सन ने उसको क्या करा, यूज़, तो जो टैक्स लगेगा ना, जो IGST लगेगा, वो कहाँ पर लगेगा, ग्वालियर में लगेगा, राजस्थान में नहीं लगेगा। आई बात समझ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन टैक्स, यानी कि ये बिक्री के आधार स्थान के या उपभोग के आधार स्थान के आधार पर लगाया जाता है। क्लियर, देखो ये अनुच्छेद याद कर लेना। CGST, अब यहाँ पर शॉर्ट में देख लो जल्दी जल्दी। CGST का अर्थ है केंद्रीय GST, यह राज्यों में आपूर्तियों पर लागू है और एकत्रित कर किसको देते हैं, केंद्र को। SGST का अर्थ है राज्य का GST, यह राज्य में आपूर्तियों पर लागू है और एकत्रित कर राज्य को दिया जाता है। UTGST, ये आप तो तीन ही याद रखना, CGST, SGST और IGST, मेन यही है, ये जस्ट फॉर आपके जीके के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश के भीतर होने वाले आपूर्तियों पर यह लागू होता है। इकट्ठा किया गया टैक्स क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाता है। इसको अभी के लिए बस ये ध्यान रख लो कि अगर कहीं आएगा एग्जाम में तो UTGST भी कोई वर्ड होता है। और व्हाट इज IGST, IGST का अर्थ एकीकृत GST है, यह राज्यों के बीच तथा आयात लेन देनों पर लागू होता है। एकत्रित कर केंद्र और राज्यों के बीच में साझा किया जाएगा। मैंने कहा था ना अंत में डिसाइड तो क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन तो SGST और CGST में ही होगा, बस ये तो दिखावे के लिए होता है कि दो राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है तो केंद्र सरकार को ये मालूम रहे। अब एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का कि गजानन के द्वारा कोई माल लिया, सेवा खरीदी गई और उसके ऊपर क्या करा उन्होंने, GST की कैलकुलेशन कैसे की, वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखो उन्होंने 2000 का कोई सामान खरीदा, गजानन ने, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो GST का काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। क्रय मूल्य कितना है 2000, उसके ऊपर केंद्रीय GST कितना था 15%, तो 2000 का 15% निकालोगे 300 आएगा। राज्य GST कितना है 5%, कितना आ जाएगा 100। कुछ बच्चों को परसेंटेज निकालना नहीं आता होगा, क्लियर, तो थोड़ा इसको ध्यान रखें और इस चीज़ को थोड़ा ट्रिक में करना जल्दी जल्दी आप सीखें। बाद में इस चीज़ पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी आपके, ठीक है, पर यहाँ पर तो अभी हम केवल BST की बात करेंगे। अब यहाँ तो क्या हुई कि गजानन ने परचेस कैसे करा, क्रय मूल्य था 2000, उन्होंने टैक्स चुकाया, केंद्र का तो 300 और राज्य का 100, टोटल रुपए चुकाया उन्होंने 2400। अब खरीद लिया तो रखने के लिए तो खरीदा नहीं था, बेचने के लिए खरीदा था। अब आई उनकी बारी बेचने की, तो उन्होंने कितने में बेच दिया उसको, 3000 में, ठीक है। उन्होंने अपना विक्रय मूल्य कितना लगाया, 3000 रुपये, ठीक है। अब रेट वही, केंद्रीय GST 15%, राज्य GST 5%, केंद्रीय GST 15 और राज्य 5। तो देखो 3000 का 15% निकालोगे तो कितना होता है, 15 × 3 = 45, तो 450 और 5%, ठीक है। 300 का 10% कितना हो गया, 3000 का 10% कितना हो गया 300, तो 5% कर लो तो आधा हो गया 150। यानी कि उन्होंने अपने ग्राहक से कितना रुपए वसूले, 3600 रुपये। अब वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देंगे, कैलकुलेशन इस बात की हमें करनी है। देखो वो एक बार टैक्स यहाँ पर दे चुके, क्लियर, जब उन्होंने माल खरीदा था, अब उनको टैक्स मिला है तो उनको गवर्नमेंट को देना है। पर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो सारा ही टैक्स दे देंगे जो उनको मिला है 450 150, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी दे चुके, वो यहाँ पर वापस क्यों देंगे। अब वो कौन सा अमाउंट देंगे, जो उनके पास एक्स्ट्रा है। आई बात समझ में। तो विक्रय मूल्य पर उन्होंने GST कितना लिया,
केंद्र का तो लिया 450 और राज्य का लिया 150, और जब उन्होंने माल खरीदा था तब कितने का टैक्स चुकाया था? केंद्र पे तो चुकाया था 300 और राज्य पे चुकाया था 100। आई बात समझ में? तो अब गवर्नमेंट के लिए उनकी कितनी लाइबिलिटी बनती है? 450 में से 300 गए तो 150 और 150 में से 100 गए तो 50। क्लियर? बहुत ही बेसिक और इजी कैलकुलेशन थी। वैसे अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आई है तो नो इशू, टेलीग्राम चैनल पर आना, लाइक करना, उसके साथ हैप्पी चैटर्स ग्रुप है, वहाँ पर पूछ लेना मैम मुझे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर मैं वापस इजी उसमें वे में आपको समझा दूंगी। जीएसटी की विशेषताएं क्या क्या है? यह बिक्री के स्थान के आधार पर लगने वाला कर है, यानी कि जहाँ बिक्री हुई है, जहाँ पर अंतिम उपभोग हुआ है, उसी क्या कहते हैं डेस्टिनेशन, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो यही है कि जहाँ पर आपकी क्या हुई है, बिक्री हुई है, उसी आधार पर ये टैक्स लगेगा। बिक्री के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाएगा। ये मैंने बता दिया था कि भाई आपका जो है रॉ मटेरियल का, फिर प्रोडक्शन का, ये सब लेवल, सभी कर योग्य माल एवं सेवाएं जो किसी प्रतिफल के लिए होती हैं उन पर ये लागू होता है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें और सेवाएं उत्पादित की जा रही है और उनके बदले कुछ प्रतिफल लिया जा रहा है, उन सब पर ये लागू होता है। किस किस पर जीएसटी लागू नहीं होता? क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी किस पर लागू नहीं होता, तो किस पर लागू नहीं होता? कर मुक्त माल और सेवाएं, ठीक है, जो पहले से ही कर मुक्त हैं माल और सेवाएं, उन पर जीएसटी भी लागू नहीं होगा। और एक निर्धारित सीमा से कम होने वाले लेन देन, यानी कि जिनको क्या किया गया है, निर्धारित सीमा से बाहर रखा गया है, उन पर भी जीएसटी लागू नहीं होता। वो निर्धारित सीमा आपकी इसी स्लाइड में आगे वाले पॉइंट्स में है। दोहरा जीएसटी देश में लागू किया जा रहा है। देखो, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य समन्वय नहीं बैठ पाया। ठीक है, अगर वन नेशन वन टैक्स रखते तो ये क्या होता, बहुत बड़ा इशू रहता, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ी कंट्री है विद मैनी पॉलिटिकल पार्टी और मैनी अदर इश्यूज। तो क्या हो रहा था, समन्वय नहीं बैठ पा रहा था। इसके लिए क्या किया गया, दोहरी जीएसटी प्रणाली अपनाई गई, जिसमें आपका केंद्र सरकार का भी जीएसटी है और राज्य सरकार का भी जीएसटी है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में दोहरा जीएसटी मॉडल क्यों अपनाया गया, तो क्या लिखेंगे, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए एकल कर लगाना आसान नहीं था और तथा केंद्र राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था, इस वजह से भारत में दोहरा जीएसटी मॉडल लागू किया गया। क्लियर ये पॉइंट? इसके बाद है आपके राज्य के भीतर होने वाली बिक्री या राज्य में प्रदान की जाने वाली सेवा पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों वसूल किए जाएंगे। ये पॉइंट तो हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। 6 पॉइंट कहता है अंतर्राज्यीय बिक्री के मामले में आईजीएसटी वसूल किया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी राज्य के बाहर से माल आयात करने पर लगेगा तथा माल या सेवाओं के अंतर्राज्यीय स्टॉक हस्तांतरण पर भी वसूल किया जाएगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई माल आएगा तब भी आईजीएसटी लगने वाला है। देश के बाहर होने वाले निर्यात शून्य दर से कर योग्य होंगे। ऐसा होने से उन्हें माल की खरीद पर इनपुट कर जमा का पुनर्भुगतान प्रतिदाय प्राप्त करने का अधिकार होगा। देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए ना थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको आने चाहिए। तो इस वाले चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसमें ऑलरेडी काफ़ी विशेषता है, तो इस पॉइंट को अगर कोई बच्चा याद कर सकता है तो कर ले, अदरवाइज मेरी अकॉर्डिंग ये टॉपिक अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वर्ड्स है इनपुट कर जमा पुनर्भुगतान, तो इसकी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में चला गया कि मैम ये है क्या। इससे अच्छा है कि हम बाकी के पॉइंट्स अच्छे से समझ लें और लर्न कर लें। पूर्व में जो राज्य माल का निर्माता था, अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि मैम नहीं 8 पॉइंट भी समझाओ, तो अगेन कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना। पूर्व में जो राज्य माल का निर्माता था उसे 1% अतिरिक्त जीएसटी वसूल करने का अधिकार होता था, परंतु अब इसे वसूल नहीं करने का निर्णय लिया गया है। निम्न को छोड़कर सभी माल और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। शराब, इस पर क्या लगेगा, राज्य के उत्पाद शुल्क, यानी कि इस पर जो स्टेट का टैक्स लगता है वही लगेगा। बिजली, इस पर क्या होगा, बिजली शुल्क दे होगा। रियल एस्टेट पर प्रॉपर्टी कर और स्टाम्प ड्यूटी दे होगी। पेट्रोलियम उत्पाद, इन सबको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनका टैक्स लेवल क्या है, इनका पर्सनल टैक्स लेवल से शराब पे तो स्टेट का टैक्स अलग से लगेगा, पेट्रोलियम उत्पाद पर अलग लगेगा, तंबाकू उत्पाद पर सेंट्रल उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन होंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन पर, मतलब कौन कौन सी कमोडिटीज़ आपके माल और सेवा करके बाहर हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखेंगे, शराब, बिजली, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम उत्पाद और तंबाकू। अब है जीएसटी की टैक्स स्लैब। ठीक है, 4 हैं, 5% की, 12% की, 18% की और 28% की। और इन सबको तो हमने पढ़ ही लिया कि क्या रखा गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब को, पेट्रोल को, डीजल को, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है,
5%, 12%, 18% और 28%। लग्जरी जो थिंग्स होती हैं वो किस में आती हैं आपके 28% वाले स्लैब में, और बेसिकली जो कमोडिटीज आती है ना वो 12 से 18% के बीच में ही आ जाती हैं। क्लियर। उत्पाद शुल्क मतलब जीएसटी के दायरे में कौन कौन से टैक्सेस को इसने कवर कर लिया। अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, सरचार्ज, केंद्रीय विक्रय कर, क्रय कर, ठीक है, यानी कि परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ठीक है, एंट्री टैक्स, ये सब इनमें से 5-7 आप लोग याद कर लेना। इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीएसटी के अंतर्गत किन किन टैक्स को शामिल किया गया, तो आप लिखेंगे क्या है। सबसे पहला सर्विस टैक्स, फिर आपके एंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि मनोरंजन कर, लॉटरी शर्त तो जुए पर लगने वाला कर, क्लियर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये सब कर आपके आ जाएंगे। जीएसटी की 4 दरें निर्धारित की जाएंगी। कौन कौन सी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की मेरिट दर, सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की प्रमाणित दर यानी वही मेरिट दर, कीमती धातुओं की विशेष दर और शून्य दर। वन मोर क्वेश्चन की जीएसटी की कौन सी दरें या फिर कितनी दरें निर्धारित की गई हैं। 4 दरें निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी। शून्य दर, कीमती वस्तुओं की या फिर कीमती धातुओं की विशेष दर, सामान्य वस्तुओं सेवाओं की प्रमाणित दर और विशेष या फिर आवश्यक वस्तुओं की मेरिट दर। न्यूनतम कर योग्य राशि, देखो ये वाला पॉइंट आ गया ना कि जो जीएसटी दायरे से कौन बाहर रहेगा, कि जो वस्तुएं पहले भी कर से मुक्त थी वो, तथा जिनको न्यूनतम सीमा के अंतर्गत नहीं लिया गया है। तो न्यूनतम सीमा कितनी बताई गई है जीएसटी के लिए 20 लाख रुपए, व्यापारी के लिए ये बताई गई है, और कुछ कुछ राज्यों में ये 10 लाख भी है। कंपोजिशन स्कीम उन व्यवहारियों के लिए होगी जिनकी एक सीमा तक कर योग्य विक्रय है, इसे 50 लाख रुपीज़ रखे जाने का विचार है। यानी ऐसे व्यवहारी एक मुश्त कर जमा करा सकेंगे। यानी कि जैसे साल में जो भी प्रावधान है जीएसटी जमा कराने के, इनको क्या प्रोविजन है कि ये क्या कर सकते हैं, एक ही बार में जमा करवा सकते हैं। वस्तु के वर्गीकरण के लिए HSN कोड इस्तेमाल किया जाएगा, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये कोड आप ऐसे जनरल नॉलेज याद कर सकते हैं कि HSN की फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि वस्तुओं को टैक्स स्लैब में कैसे बांटा जाए उसके लिए इस सिस्टम का यूज़ किया गया है। सेवाओं के लिए कोडिंग सिस्टम को लिया गया है, और वस्तु के वर्गीकरण के लिए किसको लिया गया है, HSN मॉडल को, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन है देखा जाए तो ये कि वस्तु के वर्गीकरण के लिए किस विधि का उपयोग किया गया और सेवाओं के लिए किन विधि का उपयोग किया जाता है। तो सेवाओं के लिए तो हम करते हैं कोडिंग सिस्टम, ठीक है, और वस्तु के लिए करते हैं HSN मॉडल यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करें भाई, कैसे ये मैनेज होता है देश में। CGST और SGST का प्रशासनिक ढांचा अलग अलग होगा। ऑफकोर्स ये बात है कि भाई CGST सेंट्रल का है, SGST स्टेट का है, तो दोनों क्या होंगे, इनकी प्रशासनिक बॉडी भी अलग अलग होने वाली है। CGST एवं IGST से संबंधित कार्य वर्तमान में कार्यरत उत्पाद एवं सेवा कर, ठीक है, विभाग देखेगा, जिसका नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया है, केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह केंद्र सरकार के अधीन होगा तथा यह विभाग सभी व्यवहारियों के CGST और IGST से संबंधित कार्य को देखेगा, उनका निर्धारण करेगा। देखो सीधी सी बात है, सेंट्रल में कौन कर रहा है, पहले था उत्पाद और सेवा कर विभाग, उसी का नाम बदल के रख दिया केंद्रीय गुड्स और सर्विस टैक्स विभाग। तो ये तो क्या सेंट्रल की बात। वही स्टेट की बात आई तो राज्य में स्थित वाणिज्यिक कर विभाग करेगा। हर राज्य का अपना कर विभाग होता है, तो वो करेंगे। उसका नाम राजस्थान के लिए क्या है, राजस्थान गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस प्रकार प्रत्येक व्यवहारी यदि वह व्यापारी भी है तो केंद्र और राज्य दोनों विभागों को रिपोर्ट उसको करना पड़ेगा, तथा दोनों ही विभाग के अधिकारी उस पर कार्यक्षेत्र पर क्या करेंगे, नजर रखेंगे। अब पंजीकरण कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जीएसटी की वसूली केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जाएगी, ठीक है, लेकिन व्यवहारियों केवल एक ही ऑनलाइन पंजीकरण लेना होगा और एक ही रिटर्न भरनी होगी। जीएसटी का कंप्यूटर सिस्टम केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित जानकारी उनके बीच में बांट देगा। यानी व्यवहारी को तो क्या करना है, केवल अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और जब रिटर्न फाइल करनी है तो एक ही करनी है। आगे कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि SGST का पार्ट कितना है और आपके CGST का पार्ट कितना है। कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में वैट के तहत, यानी पहले वैट चलता था वैल्यू एडेड टैक्स, उसके तहत अपने राज्य में पंजीकृत है, उसे स्वतः ही GST पंजीकरण नंबर जारी कर दिया जाएगा। यानी जो लोग पहले से ही क्या है, टिन नंबर अगर किसी ने सुना हो तो वहाँ पर अगर रजिस्टर है तो उनको ऑटोमेटिकली GST का नंबर जारी कर दिया गया है। पंजीकरण जारी करने से पहले कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है, वह जानकारी प्रस्तुत करने के बाद ही GST पंजीकरण नंबर। देखो हर चीज़ अपडेट होती है तो हो सकता है कि कुछ जानकारी वगैरह भी एक्स्ट्रा चाहिए हो। GST पंजीकरण यानी कि जो एक क्वेश्चन बन सकता है, GSTIN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है,
उसको बोलते हैं जीएसटी पंजीकरण। क्वेश्चन अगर आता है कि जीएसटी इन किसे कहते हैं, तो व्यापारी या व्यवहारी द्वारा जीएसटी में पंजीकरण कराने के बाद उसे जो नंबर जारी किया जाता है पहचान का, उसे कहते हैं जीएसटी इन। इसकी फुल फॉर्म है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने नंबर का होता है? 15 नंबरों का। क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। और ये नंबर किस प्रकार का होता है? देखो फॉर्मेट कैसा होता है जीएसटी इनका। टोटल हो गए 15 नंबर। पहले 2 अंक क्या बताते हैं? स्टेट के बारे में बताते हैं। हर स्टेट का अपना अपना कोड है। राजस्थान का कोड क्या है? 08। नेक्स्ट जो आपके 3 से लेकर 12 तक डिजिट्स हैं वो क्या है? उस व्यापारी के पैन नंबर, पैन कार्ड होता है ना, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3 यानी कि अगर उसी व्यापारी के उस स्टेट के अंदर है ना, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, ठीक है। जो एक पैन कार्ड धारक है उसके अगर एक से ज़्यादा बिजनेस है तो वो नंबर डालते जाएंगे 1 2 3 4। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर उनको दिया जाएगा। ये जेड क्या है? अल्फ़ाबेट जेड बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि इसको देखा जाए तो खाली छोड़ा गया है, ये डिफ़ॉल्ट है। ये सब के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि किसी के जीएसटी में ये नंबर चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको इन फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखा गया है कि हो सकता है बाद में कुछ चेंजेस करना पड़े, तो ये जेड बाय डिफ़ॉल्ट है। और चेक सम डिजिट, ये कंप्यूटर क्या करता है, ये जो 14 डिजिट हैं सारे, जब ये रजिस्टर हो जाते हैं, इनका नंबर बन जाता है, तो इनकी कोई टोटलिंग वगैरह करके कंक्लूजन में ये लास्ट का नंबर देता है, उसको बोलते हैं चेक सम डिजिट। क्लियर? इस तरह से फॉर्मेट होता है जीएसटी इनका। तो यहाँ पर याद रख लेना कि पहले 2 कोड बताते हैं स्टेट को, फिर आगे के 3 से 12 बताते हैं पैन कार्ड को। जेड होता है इसमें डिफ़ॉल्ट, लास्ट का बताता है चेक सम डिजिट। और 1 नंबर क्या बताता है? एक ही स्टेट में एक ही पैन कार्ड के अंतर जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में। और राजस्थान का जीएसटी के लिए कोड क्या है? 08। वर्तमान पंजीकृत व्यवहारियों की स्थिति, देखो यानी कि जो पहले से व्यवहारी क्या है, पंजीकृत है, उनके लिए क्या स्थिति है? जो व्यवहारी वर्तमान वैट या उत्पाद या सर्विस कर कानून में पंजीकृत हैं, उनकी समस्त जानकारी जीएसटी कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। उनका जीएसटी आईएन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ करदाता राज्य या केंद्रीय कर के तहत पंजीकृत हैं या कुछ करदाता दोनों में ही पंजीकृत हैं। जीएसटी कानून में व्यवहारी को राज्य जीएसटी के तहत ही पंजीकृत किया जाएगा। एक राज्य में एक व्यवहारी चाहे तो एक रजिस्ट्रेशन कराए या अपने अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग पंजीकरण भी करवा सकता है। पंजीकरण का डेटा का राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है, इसको ध्यान रखना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड एवं जीएसटी इन, ठीक है, दोनों उपयोग वो कर सकते हैं। ध्यान रखना जीएसटी आईएन और जीएसटी एन में डिफरेंस है। जिन व्यवहारियों का डेटा पूरा उपलब्ध नहीं होगा उन्हें अखबार में विज्ञापन देकर सूचित किया जाएगा, पर निश्चित अवधि में उन्हें अपना डेटा विभाग की वेबसाइट पर देना होगा। क्लियर? ये जीएसटी का एक तरीके से देखा जाए तो प्रोसेस है जो वर्तमान व्यवहारियों के लिए है। नए व्यवहारियों को क्या करना पड़ता है? जो लोग पुराने हैं उनको तो कोई प्रोसेस फॉलो करना ही नहीं। जैसे आप अपने स्कूल में हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? केवल क्लासेस तो अपडेट करते हो हर साल 9 to 10, 10 to 11 और 12। तो प्रिंसिपल मैम या फिर जो स्कूल का स्टाफ है वो क्या करता है? केवल आपसे फीस लेता है और आपके डॉक्यूमेंट्स तो वही रहते हैं, या फिर एक दो कुछ जो एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जैसे कि ठीक है किसी बच्चे की 5th क्लास से फोटो आज तक चलती आ रही है, बच्चा 10th में आ गया तो अपडेट होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? आपसे फ़ोटो ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या स्थिति थी? पुराने जो क्या थे पंजीकृत व्यापारी थे, कुछ जरूरत पड़ती है तो उनसे और डेटा ले लिया जाता है। अब लेकिन बिल्कुल कोई नया स्टूडेंट स्कूल में आया तो पूरी डिटेल्स चाहिए। क्या क्या चाहिए होती है? ये भी आपको क्या मिलता है? बाय एक लिस्ट। वैसे ही नए व्यवहारियों के पंजीकरण के लिए भी क्या होता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं और एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। ऐसे व्यवहारी जो जीएसटी में पहली बार नया पंजीकरण कराना चाहते हैं उन्हें जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होता है। यदि कोई व्यक्ति एक ही राज्य में एक से ज़्यादा पंजीकरण कराए या अलग अलग राज्य में पंजीकरण कराए तो ऐसा वो कर सकता है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा नहीं करवा सकते, इजीली करवाएं। आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी में आवेदन के समय लगने वाले दस्तावेजों के बारे में बताइए। तो क्या क्या चाहिए? साझेदारी फर्म अगर है तो उसके मामले में साझेदारी संलेख, सोसाइटी ट्रस्ट का है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपनी है तो एमसीए 21 से ऑनलाइन जांच की जाएगी क्योंकि अब कंपनी 2013 के बाद सारा डेटा ऑनलाइन रहने लग गया है। कार्य के मुख्य स्थान के सबूत के रूप में यदि स्वयं का स्थान है तो जो मालिकाना हक है उसके संबंधित कागज, अगर किराए पे लिया हुआ है तो किरायानामा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी यानी आपकी जो बैंक की पासबुक होती है उसके फ्रंट पेज की फोटोकॉपी, अधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में अधिकार पत्र, यदि किसी के क्या हो एजेंट हो ऑथोराइज्ड तो उसका अधिकार पत्र, अगर एकल व्यापारी हो, साझेदार हो, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग ट्रस्टी, फोटो, बिना फोटो के तो कैसे पता चलेगा कि कौन रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। क्लियर? ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यानी कि किसी भी व्यापारी को
रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम चाहिए होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। कर विवरणियां यानी कि भरना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना पड़ता है। अभी वैट और उत्पाद शुल्क में छोटे व्यापारियों को तिमाही रिटर्न भरनी होती है और सर्विस कर में क्या होता है, छमाही रिटर्न भरी जाती है। क्वेश्चन बन गया 1 की सर्विस कर में कितने टाइम में रिटर्न भरी जाती है, साल में 2 बार यानी कि छमाही रिटर्न। ठीक है, और छोटे व्यापारियों को 3 माह में रिटर्न भरनी होती है। फर्स्ट क्या होता है, बिक्री का विवरण, धारा 25। धाराएं भी याद करके चलना, अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। बिक्री का विवरण, इसमें क्या क्या बताना होता है, माह के दौरान माल की बिक्री या प्रदान की गई सेवा की जानकारी इस रिटर्न में प्रस्तुत करनी होगी। यह जानकारी माह की समाप्ति से 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो रहा है, यह जानकारी मंथ खत्म होने वाला है उसके 10 दिन, यानी कि अगर जनवरी की डिटेल्स है तो 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच बीच में आपको डिटेल सारी भेजनी होगी। इस रिटर्न में शून्य दर पर की गई बिक्री, अंतर्राज्यीय बिक्री, क्रय वापसी, देश के बाहर निर्यात, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि सभी को शामिल करना होगा। कुल मिला के कितनी बिक्री हुई है, कैसे हुई है, एक एक डेटा उनको देना होगा। इस जानकारी को क्रेता द्वारा धारा 26 में पेश की गई रिटर्न से मैच किया जाएगा। ठीक है, कोई मिसमैच आता है तो व्यापारी को ठीक करने का मौका दिया जाएगा, वरना अगर फिर भी वो ठीक नहीं करता तो पेनल्टी के प्रावधान होते हैं। बिक्री का विवरण हो गया। अब बात करेंगे खरीद का विवरण। माह के दौरान खरीदे गए माल और प्राप्त की गई सेवाओं की जानकारी माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर, बिक्री की कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, और खरीद के कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। ऐसी संस्थाएं जिन पर रिवर्स चार्ज के तहत सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा का जमा कराना है, उन सेवाओं की जानकारी अलग से देनी होगी और इस जानकारी को विक्रेता व्यापारी द्वारा धारा 25 में प्रस्तुत बिक्री विवरण से मिलान किया जाएगा और अगर कुछ मिसमैच आता है तो उसको सही करने का मौका दिया जाएगा। लास्ट है मासिक विवरणी। खरीद और बिक्री का विवरण, खरीद का अलग, बिक्री का अलग, और खरीद एवं बिक्री का विवरण क्रमशः 10 और 15 तारीख को प्रस्तुत करने के बाद व्यापारी को 20 तारीख तक अपनी मासिक विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। मासिक विवरणी में खरीद और बिक्री की जानकारी के अतिरिक्त इनपुट कर, जमा, चुकाए गए कर की जानकारी, यानी कि कितना जीएसटी आपके पास आया, कितना जीएसटी आपने चुकाया, इन सब की कैलकुलेशन वहाँ पर देनी होगी। जैसे अभी हमने गजानन वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने क्या करा, पहले माल खरीदा तो जीएसटी चुकाया, फिर माल बेचा तो जीएसटी हमारे पास आया, हमें वो भी गवर्नमेंट को चुकाना है, लेकिन अपना जो बनता है वो काट कर। ठीक है, विवरणी समय पर न भरने पर लेट फीस, अगर क्या हुआ विवरणी टाइम पर नहीं भरी गई तो लेट फीस का प्रावधान है। क्लियर, ये भी ध्यान रखना कि विवरणी समय पर नहीं भरने पर लेट फीस का क्या प्रावधान होता है। ये सब चीज़ें देखी जाए तो बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स है और ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ईजी वे में समझाई जा सकती है, पर जैसे 5000 है तो उसको मन से आप 500 या 5 लाख तो नहीं कर सकते, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई व्यापारी अपनी विवरणी समय पर प्रस्तुत नहीं करता तो उस पर लेट फीस लगाने का प्रावधान है। जैसे स्कूल में भी अगर फीस टाइम पर नहीं दोगे तो लेट फीस का चार्ज आप पर लगता है। इसका वर्णन किया गया है धारा 33 में। धारा 25-26 में बताए गए बिक्री एवं खरीद विवरण को समय पर प्रस्तुत न करने पर 100 रुपये प्रतिदिन या फिर अधिकतम 5000 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। या तो 100 रुपये प्रतिदिन लगेंगे, ठीक है, या फिर 5000 रुपये, यानी कि 50 दिन तक भी अगर पेनल्टी नहीं भरी गई तो कितने रुपये बनते हैं, 5000। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, 5000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। धारा 30 में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी को देरी से प्रस्तुत करने में 100 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी और विक्रय राशि के 0.25% तक वो क्या हो सकती है, अधिकतम हो सकती है। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट आपको दोनों दे रखी हैं। यहाँ पर एज अ थ्योरी ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक जीएसटी का जो बिल्कुल बेसिक था वो मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। नॉट केवल 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही नहीं, अगर कोई बेसिक से जीएसटी समझना चाहता है तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब एसजीएसटी की जमा, ऐसे ही आपको आईजीएसटी की जमा दे रखी है और सीजीएसटी की जमा दे रखी है। मैं यहाँ पर एसजीएसटी की जमा समझा रही हूँ, आपको वो दोनों भी इजीली इसी वे में समझ में आ जाएंगी। देखो, राज्य के भीतर माल खरीदने पर जो एसजीएसटी का भुगतान किया जाता है उसका इनपुट कर जमा सर्वप्रथम एसजीएसटी के आउटपुट कर से प्राप्त होगा, और इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। क्लियर, सिंपल सा गजानन वाला एग्जाम्पल देखा था हमने, उनको क्या मिल रहा था, 300 रुपये उन्होंने चुकाए थे, फिर उन्होंने ग्राहक से कितने लिए, 450। ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि 300 भी देकर बैठ गए 450 भी दे देंगे, नहीं देंगे ना, 300 घटाएंगे और फिर कितने देंगे, 150। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि पहले किससे सेट ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन है, माना राजस्थान के एक निर्माता ने 8 लाख रुपए का कच्चा माल जयपुर के एक व्यापारी से खरीदा, ठीक है, जिसने सीजीएसटी 12% और राज्य जीएसटी कितना
6% लगाकर कच्चे माल का विक्रय किया। निर्माता ने इस कच्चे माल से वस्तु की 16,000 इकाइयाँ निर्मित की तथा 1,60,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय भी किया। उसने लाभ सहित सभी इकाइयों को 15 लाख रुपए में एक पंजीकृत व्यापारी को बेच दिया और जीएसटी कितना 12% और राज्य जीएसटी 6% वसूल किया। अब इसका क्या करना है, अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है। देखो क्रय मूल्य कितना था 8 लाख, 8 लाख। केंद्रीय जीएसटी कितना 12%, ठीक है। 12 मतलब 12 से कितना होता है 96, तो 96,000, ठीक है। और 6%, ठीक है, 8 6 48। तो टैक्स कितना चुकाया उसने 8 लाख में, दोनों जोड़ो 96,000 और 48,000, तो 9,44,000 टैक्स चुकाया। टैक्स तो उसने कितना चुकाया 96 + 48, लेकिन टोटल मूल्य कितना चुकाया 9,44,000। अब उसने क्या करा, उस सामान को, जो वो तो कच्चा माल था, उसको जिस तरह से भी उसमें रिनोवेशन करना था उसको बनाकर बेचा। अब बेचते टाइम उन्होंने क्या करा, 15 लाख तो विक्रय मूल्य रखा, ठीक है। और केंद्रीय जीएसटी कितना, उसमें 1,80,000 आपके क्या है केंद्रीय जीएसटी। केंद्रीय जीएसटी इसमें कितना है 1,80,000, क्लियर। और पुराना कितना है अपना 96,000। और राज्य जीएसटी कितना है 6%, यानी कि 90,000। अब सेट ऑफ कैसे करना है, केंद्रीय जीएसटी, ठीक है, कितना है आपका 8 लाख, सॉरी, केंद्रीय जीएसटी है आपका 1,80,000 जो आपने ग्राहक से रिसीव किया है। हमेशा ध्यान रखना, जो रिसीव होता है उसमें से डिडक्ट करते हैं जो हमने पे करा था, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार पे कर चुके हैं, तो डबल बार वहाँ पर हम पे नहीं करेंगे, क्लियर। तो 1,80,000 और राज्य जीएसटी कितना है आपका 90,000। क्रय मूल्य पर कितना चुकाया था 96,000, तो केंद्रीय जीएसटी में से तो केंद्रीय जीएसटी को घटा दो, क्लियर। और अब जो आपका 90,000 है उसमें से राज्य जीएसटी को घटा दो, तो कुल देकर कितना बनता है 84,000 और 42,000। बिल्कुल, आई थिंक मैंने बेसिक से आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हो सकता है एक क्वेश्चन ये आ जाए कि आपने मतलब मन के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल जीएसटी की गणना करिए, तो ऐसा नहीं कि रट के जाना है, कुछ भी आप मन से क्रिएट कर सकते हो, रेट भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। फिर भी 2 रेट याद कर लो आप, तो 15% CGST और 5% स्टेट का SGST। अमाउंट कुछ भी रखना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक है। अगर आपको क्या क्वेश्चन आता है कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग आंकड़ों का चयन करते हुए एक जीएसटी की गणना समझाइए, तो सबसे पहले हमेशा क्या दिखाओगे, पहले दिखाओगे कि हमने परचेज कितने में करा, उस पर कितना टैक्स दिया, फिर हमने सेल्स कितने में करा और उस पर कितना टैक्स दिया, और फिर लास्ट में दिखाओगे जीएसटी की गणना। उसमें कैसे घटाएंगे हम, कि विक्रय मूल्य पर देय जीएसटी माइनस क्रय मूल्य पर चुकाया गया जीएसटी अपॉन कुल देय कर, क्लियर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, नो इशू, बिना किसी भी प्रॉब्लम के आराम से आप क्या कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। ये तो मैंने एज अ जनरल थ्योरी आपको बता दिया, चैप्टर भी क्लियर कर दिया, एज अ जीके भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि मैम क्वेश्चन क्या क्या जीएसटी वाले चैप्टर में बन सकते हैं। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, जीएसटी का संक्षिप्त परिचय, बहुत सारे क्वेश्चन। तो मतलब जो ये वीडियो जिसने ढंग से देखी है ना, वो आराम से सेम टाइम मन में रिकॉल करते हुए चल सकता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष का। जीएसटी की 4 विशेषताएं अपन ने तो 9 या 10 पढ़ी हैं। जीएसटी इन क्या है अच्छे से बताया मैंने। जीएसटी के पंजीकरण के समय लगने वाले दस्तावेज, प्रॉपर एक स्लाइड थी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मुझे बता देना। जीएसटी में किन करों को शामिल किया गया, ये भी मैंने बताया था, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। जीएसटी मूल्यवर्धन पर किस प्रकार लगता है, हर स्तर पर जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है बढ़े हुए मूल्य पर जीएसटी लगाया जाता है, अतः ये क्या है मूल्यवर्धित कर और मूल्यवर्धन पर लगता है। भारत में पहली बार विक्रय कर लगाने का अधिकार कब प्राप्त हुआ 1935 में। सर्वप्रथम विक्रय कर किस राज्य में लागू हुआ, मध्य प्रदेश में 1938 में। सरकार द्वारा 1956 में कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया, भूतलिंगम समिति, ठीक है। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई, 1 जुलाई 1994। भारत में दोहरा जीएसटी क्यों लागू किया, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। इसके बाद है 14 क्वेश्चन, जीएसटी को किन करों के स्थान पर लगाया गया, अंतर्राज्यीय बिक्री पर कौन सा कर लगता है, आईजीएसटी। जीएसटी किन पर लागू नहीं होता, ये भी हमने देखा था, शराब, इलेक्ट्रिसिटी, तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। शराब पर कौन सा कर लागू होता है, राजकीय उत्पाद शुल्क प्लस वेट। जीएसटी की कितनी दरें निर्धारित की गई या फिर श्रेणी, तो 4 श्रेणी।
जीएसटी में वस्तु वर्गीकरण के लिए HSN से क्या आशय है, ये भी मैंने आपको बताया था। CGST SGST के लिए कौन से प्रशासनिक संस्था कार्यरत है। जीएसटी पंजीकरण संख्या कितने अंकों की होती है, 15। छोटे व्यापारियों को कितने माह में रिटर्न भरनी होती है, 3 माह। व्यापारी को कितनी रिटर्न प्रस्तुत करनी होती है और कौन कौन सी, बिक्री की विवरणी, ठीक है, और खरीद की, और एक और थी अगर आपको ध्यान हो तो। समय पर विवरणी प्रस्तुत न करने पर जुर्माने का क्या प्रावधान है। 2 तरह के अलग अलग जुर्माने थे, ठीक है। NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। और लास्ट है आपके क्वेश्चंस, NSDL का पूरा नाम, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 3 से 12 डिजिट क्या बताते हैं, पैन कार्ड नंबर को, ठीक है। जीएसटी में जॉब वर्क के लिए किस धारा में प्रावधान है, 43A। और जॉब वर्क से क्या आशय है, एक छोटा सा अलग से टॉपिक आपको दे रखा है जॉब वर्क का, तो मैं बता दूं, अपना काम, ठीक है, किसी और संस्था या कंपनी से करवाना किस में आता है, जॉब वर्क में। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कोई 1 या 2% चांसेस रहेंगे कि इसके बाहर क्वेश्चन आए, इसके बाहर क्वेश्चन जीएसटी में से नहीं आना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। पढ़ते रहें और 7 दिन जो बचे हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज करें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।